हेलो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी। मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वे अपनी मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने गई थी। वहाँ से वे युमथांग, लायुंग और कटाओ गई। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी घाटियों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस करती है। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान, संत या दार्शनिक के समान हो जाती है। लेखिका पर इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इस पाठ का नाम एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में पता चलता है। अब हम इस पाठ की ओर चलते हैं। यह पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो गाती है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती है। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो वह उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जीतेन ने बताया कि कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होता महसूस होता है। वह विशाल लगने लगता है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा है जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयों पर और दुष्टता को भाकर ले जा रही है। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहाँ सभी कुछ एक साथ समान था। लगातार बहते झरने थे। नीचे पूरे बेग से बह रही तिस्ता नदी थी। सामने धुंध थी। ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियां में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मात के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि यह पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही है।
कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारी पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। यह बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफ़र की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका के सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहाँ बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ बर्फ कभी भी नहीं थी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती थी। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मनी, जिसने स्विट्ज़रलैंड घूमा था, ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से पड़े पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ऋषि मुनियों को भी वेदों की रचना करने की प्रेरणा दे ही दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मनी के मन में भी दार्शनिक उभरने लगी थी। वे कहती है, प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। चूँकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैसाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियवता और रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वह सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया था। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश थे। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। तो यह था साना साना हाथ जोड़ी। यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।